Today we are discuss cell organelles. हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था सेल एनवलप के बारे में, यानी कि सेल वॉल के पढ़ा था हमने। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा था और डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन यानी कि एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्टेशन को स्टडी किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं जो सेल के अंदर डिफरेंट और सेल ऑर्गेनल्स हैं, उनको आज हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल यानी कि न्यूक्लियस। अगर हम न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखें तो हमको क्या नजर आता है न्यूक्लियस में, कि न्यूक्लियस जो है वो डबल मेम्ब्रेन से सराउंडेड है। आप देख रहे हैं यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियस है वो किससे सराउंडेड है, डबल मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या है हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल देते हैं, आउटर यानी कि न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप में दो मेम्ब्रेन है, कौन कौन सी, इनर और आउटर मेम्ब्रेन। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या काम करती है, ये क्या करती है, जो साइटोप्लाज्म है। अगर हम सेल का स्ट्रक्चर देखें तो उसमें क्या है, सेल और यहां पर न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस है इसकी मेम्ब्रेन यानी कि न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियस के अंदर भरा रहता है एक फ्लूइड जिसे बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, ये मेम्ब्रेन न्यूक्लियोप्लाज्म को साइटोप्लाज्म से अलग करती है। साइटोप्लाज्म, यहाँ पे सेल के अंदर क्या भरा हुआ है, साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। और जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर कौन सा फ्लूइड भरा हुआ है, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये जो मेम्ब्रेन है वो क्या करती है, जो न्यूक्लियोप्लाज्म है और जो साइटोप्लाज्म है उसको डिफरेंशिएट करती है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उस पर क्या है, न्यूक्लियर पोर। ये आपको नजर आ रहे हैं, बीच में गैप है, बीच में पोर है। तो ये न्यूक्लियर पोर क्या करते हैं, ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म इसमें मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। तो अगर हम देखें जो न्यूक्लियस है वो दो एनवलप, मतलब न्यूक्लियर एनवलप जो है वो दो मेम्ब्रेन से सराउंडेड है, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन। ये जो मेम्ब्रेन है बीच बीच में इसमें क्या है, पोर्स हैं। पोर्स मतलब न्यूक्लियर पोर हैं। इस न्यूक्लियर पोर की हेल्प से जो साइटोप्लाज्म है और जो न्यूक्लियोप्लाज्म है उसमें मटेरियल को आसानी से क्या किया जा सकता है, ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये जो आउटर मेम्ब्रेन आपको नजर आ रही है, ये आउटर मेम्ब्रेन किसके साथ फ्यूज है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नेटवर्क के साथ जो आउटर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की, वो क्या होती है, फ्यूज होती है। इसके बाद हम चलते हैं इसके अंदर, तो क्या फिल हुआ है, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म फिल हुआ है। तो अगर हम देखें तो न्यूक्लियस को सबसे पहले आपको बताया था किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने इसको डिस्कवर करा था। दूसरी बात अगर हम देखें जो न्यूक्लियस है उसके कौन कौन से कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस, तो दो पार्ट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से, एक तो न्यूक्लियर एनवलप और दूसरा यहां पे क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियर एनवलप और न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियर एनवलप में दो मेम्ब्रेन आती हैं, एक तो इनर मेम्ब्रेन और दूसरा क्या है, आउटर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन। जो इनर मेम्ब्रेन है वो किसके साथ फ्यूज रहती है, फ्यूज विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ फ्यूज होती है। जो आउटर मेम्ब्रेन है, सॉरी, आउटर मेम्ब्रेन किसके साथ फ्यूज रहती है, फ्यूज विद
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो आउटर मेम्ब्रेन है वो किसके साथ फ्यूज है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ फ्यूज है। इसमें क्या होते हैं, ये जो मेम्ब्रेन्स है उनमें क्या होते हैं, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर इसमें होते हैं। ये न्यूक्लियर पोर क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म और जो न्यूक्लियोप्लाज्म है उसमें मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसके बाद देखिए ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसमें क्या, ये अंदर क्या भरफिल है, इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म भरा हुआ होता है। और अगर हम देखें न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या क्या है, तो दो पार्ट इसमें है। एक आप देखिए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसे बोल रहे हैं क्रोमेटिन, क्रोमेटिन फाइबर, क्रोमेटिन फाइबर आपको यहां पर नजर आ रहा है। थ्रेड लाइक एंटेंगल्ड स्ट्रक्चर अगर आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन फाइबर। और दूसरा इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोलस, ये क्या है, न्यूक्लियोलस। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस इसमें प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन फाइबर जो है इसके अंदर जो हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म है उसके अंदर हमको दिखाई दे रहे हैं न्यूक्लियोलस, और दूसरा हमारा क्या है, क्रोमेटिन फाइबर। अब देखिए ये जो क्रोमेटिन फाइबर है, ये जो क्रोमेटिन फाइबर है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। जब सेल को डिवाइड नहीं होना है, सेल डिवाइड नहीं हो रही है, तो हमको ये क्या नजर आएंगे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आएंगे। ये जो क्रोमेटिन फाइबर है किससे मिलकर बने होते हैं, डीएनए एंड प्रोटीन, डीएनए एंड प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, जब सेल को डिवाइड होना है तो ये क्रोमेटिन फाइबर क्या हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, और कंडेंस होकर ये क्या बन जाते हैं, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम बन जाते हैं। तब हम इसको क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। यानी कि एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन ये जो क्रोमेटिन फाइबर है वो क्या हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, और कंडेंस होकर क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम बनाते हैं। अगर हम एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमको इसमें नजर आते हैं क्रोमेटाइड, क्रोमेटाइड नजर आते हैं। इसके अलावा यहाँ सेंटर में हमको नजर आता है सेंट्रोमेयर। तो इस तरह से ये हमारा क्या है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। जब क्रोमेटिन फाइबर, जब सेल को डिवाइड होना होता है तो ये क्रोमेटिन फाइबर क्या हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, और कंडेंस होकर क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम बनाते हैं। क्रोमोसोम में क्या होते हैं, क्रोमेटाइड होता है, और सेंटर में स्ट्रक्चर होता है जहां पर ये क्रोमेटाइड अटैच होते हैं, इसको बोल देते हैं सेंट्रोमेयर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा ये जो क्रोमोसोम्स हैं, ये किससे मिलकर बने हैं, डीएनए एंड प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। डीएनए क्या है, डीएनए के जो सेगमेंट होते हैं वो जीन्स होते हैं। अब डीएनए के सेगमेंट, सेगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए के जो सेगमेंट हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, जीन्स बोल देते हैं। सेगमेंट ऑफ डीएनए इज नोन एज जीन्स। और ये जीन्स क्या करते हैं, ये जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसके लिए कोड करते हैं, यानी कि जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करते हैं। जो कैरेक्टर्स हैं उनको पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के लिए कोड करते हैं कि कौन सा मटेरियल बनेगा। डीएनए के जो सेगमेंट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जीन्स बोलते हैं। ये हेरिडिटी मटेरियल है, यानी कि ये क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट करते हैं कि किस तरह का जो मटेरियल है वो प्रोड्यूस होगा। इसके अलावा देखिए ये क्या है, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस का क्या फंक्शन है, जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर आपको इस लिक्विड के अंदर नजर आ रहा है, ये क्या है, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस में क्या होते हैं, पर्टिकुलर आरएनए होते हैं, और ये आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफॉर्मेशन की मशीनरी है उसमें हेल्प करते हैं, मतलब कि ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। इसके अलावा ये जो न्यूक्लियोलस है वो राइबोसोम को भी प्रोड्यूस करते हैं।
राइबोसोम, राइबोसोम का काम है प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, राइबोसोम को भी प्रोड्यूस करते हैं। तो एक बार हम न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जो न्यूक्लियस है वो, उसके दो कंपोनेंट हम देख सकते हैं। उसे सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। दो कंपोनेंट उसके हैं, न्यूक्लियर एनवलप और न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियर एनवलप और न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियर एनवलप अगर हम देखें तो यहाँ पर हमको दो मेम्ब्रेन नजर आती हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो किसके साथ फ्यूज है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ फ्यूज होती है। इसके अलावा न्यूक्लियर जो एनवलप है उसमें क्या नजर आ रहे हैं, न्यूक्लियर पोर नजर आ रहे हैं। ये न्यूक्लियर पोर क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, इनके बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें हेल्प करते हैं। इसके अलावा ये न्यूक्लियर एनवलप साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म को सेपरेट करता है, डिफरेंशिएट करता है, अलग करता है। इसके बाद अगर हम इसके अंदर देखें तो हमको नजर आ रहा है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म में हमको दो कंपोनेंट नजर आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए, न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन फाइबर। न्यूक्लियोलस और क्रोमेटिन फाइबर, ये जो क्रोमेटिन फाइबर है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जो आपस में क्या हो गए, एंटेंगल्ड हो गए, उलझे हुए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमको नजर आ रहे हैं, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, क्रोमेटिन फाइबर। क्रोमेटिन फाइबर किसके बने हुए हैं, डीएनए एंड प्रोटीन। डीएनए के जो सेगमेंट्स हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, जीन्स बोलते हैं। जीन्स जो है वो यूनिट है, जेनेटिक मटेरियल यूनिट है ये जीन। और ये जीन्स का क्या काम है, ये पर्टिकुलर फीचर्स को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट करने का काम करता है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल, यानी कि पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए कोड करता है। इसके बाद देखिए, दूसरा हमारा है न्यूक्लियोलस। जब सेल को डिवाइड होना होता है तो ये क्रोमेटिन फाइबर क्या हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं। और कंडेंस होने के बाद क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम बनाते हैं। क्रोमोसोम स्प्लिट होकर क्या करते हैं, एक सेल से दूसरी सेल में जाते हैं और जेनेटिक इंफॉर्मेशन को लेकर जाते हैं। और ये किसके बने हुए हैं, डीएनए और प्रोटीन के ही बने हुए हैं। और डीएनए के सेगमेंट ही जीन्स हैं, यानी कि डीएनए के टुकड़े ही पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए कोड करते हैं, उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, जीन्स बोल देते हैं। इसके बाद देखिए, सेकंड था हमारा न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस हमको यहाँ पर नजर आ रहा है। न्यूक्लियोलस का क्या काम है, न्यूक्लियोलस किससे मिलकर बना है, इसमें बहुत सारे आरएनए भी है। और इसके अलावा न्यूक्लियोलस क्या करता है, राइबोसोम को भी प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह से हमारा ये क्या है, न्यूक्लियस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल है हमारा गोल्गी एपरेटस। तो गोल्गी एपरेटस का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो उसमें हमें क्या नजर आता है, सबसे पहले देखिए, सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड वैक्यूल्स। यहां पर देखिए लॉन्ग सेक लाइक स्ट्रक्चर जो हमको नजर आ रहे हैं, ये क्या है, सिस्टर्नी। सिस्टर्नी के बाद देखिए सेकंड है हमारा वैक्यूल्स आपको नजर आ रहे हैं, ये इस तरह से वैक्यूल नजर आ रहे हैं, स्फेरिकल स्ट्रक्चर, जिसमें कि क्या फिल रहता है, बहुत सारे एंजाइम्स और जो प्रोडक्ट जो कि गोल्गी एपरेटस ने पैक किए हैं वो हमें वैक्यूल की फॉर्म में यहाँ पर नजर आते हैं। इसके बाद देखिए नीचे थर्ड पार्ट है हमारा वेसाइल्स। यहाँ पर देखो ये आपको नजर आ रहे हैं वेसिकल्स। तो तीन पार्ट से गोल्गी जो एपरेटस है वो कंसिस्ट होता है, कौन कौन से, सिस्टर्नी, वेसल्स और वैक्यूल्स। ये स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं किस तरह से, ये गोल्गी एपरेटस का स्ट्रक्चर है। यहां पर देखिए, इन प्लांट सेल्स द गोल्गी एपरेटस कंसिस्ट ऑफ मैनी अनकनेक्टेड यूनिट, जिसको हम क्या बोल देते हैं, डिक्टियोसोम बोल देते हैं। जब हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंशिएट पढ़ा था तो भी हमने बोला था कि प्लांट सेल में जो गोल्गी एपरेटस है वो मैनी अनकनेक्टेड यूनिट से मिलकर बना होता है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, डिक्टियोसोम बोल देते हैं। इसके अलावा देखिए, यहाँ गोल्गी एपरेटस में आपको नजर आ रहा है ये सिस फेज है और ये क्या है, ट्रांसफेज। इसका क्या मतलब है, सिस फेज और ट्रांसफेज का क्या मतलब है, देखिए हमने अभी स्ट्रक्चर पढ़ा था न्यूक्लियस का। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या थे, पोर थे। और ये जो आउटर मेम्ब्रेन थी न्यूक्लियस की
वो किसके साथ फ्यूज रहती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ फ्यूज होती है। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उस पर क्या होती है? राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स। ये राइबोसोम्स का क्या काम है? दो तरह की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके बारे में हम बाद में स्टडी करेंगे। कौन कौन सी? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसमें क्या होते हैं? राइबोसोम्स होते हैं। इसके अलावा जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका काम क्या है? लिपिड को बनाना, लिपिड। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्योंकि उसके पास क्या है? राइबोसोम, तो राइबोसोम्स का काम क्या है? प्रोटीन को सिंथेसाइज करना, प्रोटीन को सिंथेसाइज करना। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या बना रही है? प्रोटीन को सिंथेसाइज कर रही है, लिपिड को सिंथेसाइज कर रही है। और यही न्यूक्लियस के पास क्या है? गोल्गी एपरेटस। तो यहां पर जरा ध्यान देने की बात है कि ये जो मटेरियल बना रही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो कहां पर चला जाता है? सिस फेस ऑफ गोल्गी एपरेटस से गोल्गी एपरेटस में एंटर हो जाता है। और गोल्गी एपरेटस उसका क्या काम करता है? उसकी पैकिंग कर देता है, उसकी पैकिंग करके उसको सेल में, सेल के साइटोप्लाज्म में जहां पे भी उसको जरूरत है वहां पे ट्रांसपोर्ट कर देता है। तो गोल्गी एपरेटस का जो मेन काम है, और ये मटेरियल एंटर कहां से होगा? अगर हम देखें तो ये गोल्गी एपरेटस की फेस कहां पर है? सिस फेस किधर की तरफ है? न्यूक्लियस की तरफ है। और जो ट्रांस फेस है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ है। अगर हम सेल का स्ट्रक्चर देखें तो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में सिस फेस कहां पर है? इस तरह से गोल्गी एपरेटस है। और ये सिस फेस कहां पर है? न्यूक्लियस की तरफ। और जो ट्रांस फेज है वो किधर की तरफ है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ है। तो जो मटेरियल सिंथेसाइज हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वो कहां से एंटर करता है? सिस फेस से एंटर करता है। और वो कहां से पास हो जाता है? ट्रांस फेस से, पैकिंग के बाद, इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल्स, वैक्यूल्स की फॉर्म में। ये पैकिंग के बाद, पैकिंग के बाद कहां पर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा? साइटोप्लाज्म में। ट्रांस फेस के थ्रू जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है। देखिए मैं यहां पर एक बात आपको बताऊं कि ये जो गोल्गी एपरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये आपस में मिलकर काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो क्या करता है? सिंथेसाइज करता है। राइबोसोम जो उस पर प्रेजेंट है वो क्या करेंगे? प्रोटीन को सिंथेसाइज करेंगे। इसके अलावा जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड को सिंथेसाइज करती है। तो ये जो सिंथेसाइज मटेरियल है वो कहां पर ट्रांसपोर्ट हो जाता है? गोल्गी एपरेटस में ट्रांसपोर्ट हो जाता है। गोल्गी एपरेटस क्या करता है? उसकी पैकिंग करता है। और पैकिंग करने के बाद उसको साइटोप्लाज्म में डिस्पैच कर देता है। ये गोल्गी एपरेटस का फंक्शन है। यानी कि एंडोप्लाज्म, और गोल्गी एपरेटस क्या बनाता है? वैक्यूल्स बनाता है, लाइसोसोम बनाता है, परऑक्सीसोम बनाता है। तो ये सारे ऑर्गेनल एक साथ मिलकर काम करते हैं। इसीलिए इन ऑर्गेनल्स को क्या बोल देते हैं? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोल देते हैं। यानी कि ये सारे ऑर्गेनल किसके अंदर आते हैं? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर आते हैं। इसके बाद देखिए अब हम देख लेते हैं फंक्शंस और अदर फंक्शंस क्या है। देखिए पैकेजेस एंड डिस्पैच, यानी कि ये क्या करता है? जो मटेरियल सिंथेसाइज हुआ है उसकी पैकिंग करता है और उसको साइटोप्लाज्म में जहां पर जरूरत है वहां पर क्या कर देता है? डिस्पैच कर देता है। फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम बनाता है। इसके अलावा परऑक्सीसोम बनाता है। वैक्यूल्स भी कौन बनाता है? गोल्गी एपरेटस ही बनाता है। इसके अलावा एक्रोसोम बनाता है। एक्रोसोम क्या होता है? स्पर्म का हेड होता है। जो गैमीट है ह्यूमन बींग्स में, मेल गैमीट जो है स्पर्म, अगर हम उसका स्ट्रक्चर देखें तो उसमें क्या होता है? हेड होता है। और ये इसमें एक क्या भरे रहते हैं? एंजाइम्स भरे रहते हैं। ये जो हेड है वो कौन बनाने का काम करता है? गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस उसको बनाता है।
इसके अलावा देखिए और दूसरे मटेरियल्स को सिंथेसाइज भी करता है, जैसे बहुत सारे पॉलीसेक्राइड सिंथेसाइज करता है, ग्लाइकोप्रोटीन ये सिंथेसाइज करता है, ग्लाइकोलिपिड सिंथेसाइज करता है। तो ये हमारे क्या है, गोल्गी एपरेटस के फंक्शन है। तो एक बार जल्दी से गोल्गी एपरेटस को रिवाइज कर लेते हैं। देखिए गोल्गी एपरेटस को सबसे पहले कैमिलियो गोल्गी ने देखा था। कंसिस्ट ऑफ सेक लाइक स्ट्रक्चर, किससे मिलकर बना होता है, 3 कंपोनेंट है इसके, 3 जो पार्ट है हमको दिखाई देते हैं। सिस्टर्ना दिखाई देती है जो कि कैसी है, सेक लाइक स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है। इसके अलावा वेसाइल्स हैं इसके अंदर, इसके अलावा वैक्यूल्स हैं। तो इस तरह से ये 3 स्ट्रक्चर से बना हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा देखिए जो प्लांट सेल्स हैं उनमें गोल्गी एपरेटस बहुत सारी अनकनेक्टेड यूनिट से मिलकर बना होता है, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, डिक्टियोजोम बोल देते हैं। इसके अलावा अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसका फंक्शन यहां पर स्टडी कर लेते हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में देखिए कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स आते हैं, हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसमें है, गोल्गी एपरेटस उसमें है, लाइसोसोम है, पेरोक्सिसोम है, इसके अलावा वैक्यूल्स, ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये कहां पर होता है, न्यूक्लियस के पास होता है। न्यूक्लियर की जो आउटर मेम्ब्रेन है वो किसके साथ फ्यूज होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ फ्यूज होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 तरह की है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। इन राइबोसोम्स का क्या काम है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करना, प्रोटीन को बनाना। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती है, लिपिड को बनाती है। तो ये जो मटेरियल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिंथेसाइज हुआ है वो कहां पर ट्रांसपोर्ट हो जाता है, गोल्गी एपरेटस में। और गोल्गी एपरेटस की 2 फेज हमको दिखाई देती है, एक सिस फेज और एक क्या है, ट्रांस फेज। ये सिस फेज किसके पास, किसकी तरफ होती है, न्यूक्लियस की तरफ, यानी कि यहां पर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की तरफ होती है सिस फेज। और अपोजिट टू न्यूक्लियस यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ क्या होती है, ट्रांसफेज होती है। जो मटेरियल प्रोड्यूस हुआ है वो कहां चला जाता है, सिस फेज से गोल्गी एपरेटस में एंटर कर जाता है। गोल्गी एपरेटस उसकी क्या कर देता है, पैकिंग कर देता है, और पैकिंग करने के बाद उसको क्या कर देता है, ट्रांसफेज से डिस्पैच कर देता है। कहां पर डिस्पैच कर देता है, साइटोप्लाज्म में डिस्पैच कर देता है। इस तरह से ये गोल्गी एपरेटस जो है वो काम करता है। अगर फंक्शन देखें, देखिए पैकेजेस एंड पैकेजिंग का काम इसका है, डिस्पैच का काम इसका है, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम, एक्रोसोम। एक्रोसोम क्या है, स्पर्म का हेड है जिसमें कि बहुत सारे एंजाइम्स बने रहते हैं। उसको पैक कर दिया इसने एंजाइम को, और ये क्या बनाया, एक्रोसोम बनाया, यानी कि स्पर्म का हेड बनाया। इसके बाद देखिए बहुत सारे मटेरियल्स को, सब्सटेंसेस को ये सिंथेसाइज करता है, सच एज पॉलीसेक्राइड, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। तो आज हमने क्या पढ़ा, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर पढ़ा, और इसके बाद हमने पढ़ा है गोल्गी एपरेटस। स्टूडेंट्स, तो आज हमने पढ़े 2 ऑर्गेनल, न्यूक्लियस और गोल्गी एपरेटस। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी हमने स्टडी किया। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू रखेंगे और दूसरे सेल ऑर्गेनल्स को स्टडी करेंगे। थैंक यू।